कृषि यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका तो हमने पहला टॉपिक लिया है जिसका नाम है क्या, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल में मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था, कृषि क्या है। और आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रमुख फसलों के बारे में। क्या के बारे में पढ़ना है? प्रमुख फसलों के। तो फसलें कौन कौन सी हैं, और खासतौर से फसलों के मामले में आप एक चीज याद रखिए कि है जो कहा पदबंध परिभाषा, चावल पढ़ लिया था ना। जैसे मैंने वो चावल के बारे में बताया था, क्या बताया था कि भाई चावल जो है सबसे कहाँ उगाया जाता है, चीन में, दूसरे नंबर पे भारत। सबसे बोया कहाँ जाता है, भारत में। पैदा कहाँ होता है, चीन में। बताया था प्रति हेक्टर जमीन सबसे पास किस देश में सबसे ज्यादा जमीन हम बोते हैं, वो है चीन, सॉरी भारत। भारत में चूंकि सिंचाई की व्यवस्था कम है। और चावल कैसी फसल है, चावल है खरीफ की फसल। क्या की फसल? और खरीफ तुम जानते ही हो, जो जून जुलाई में बोई जाती है, क्योंकि इसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए भारत में वर्षा कम होती है, इसलिए जमीन में भले ही ज्यादा बो रहे हैं, यानी कि हम प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन कम कर पा रहे हैं। प्रति हेक्टेयर मतलब एक बीघा में चीन में ज्यादा निकलता है, हम रहता है कम निकलता है। काय निकलते हैं, काय के हम रहते हैं पानी देवे की व्यवस्था कम है। भारत के पूर्वी राज्यों में इस इलाके में पानी ज्यादा बरसता है, पश्चिमी हिस्सों में पानी कम बरसता है। हमने ये कल पढ़ लिया था। मैं बता था कि एफएओ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन करने वाले प्रमुख 3 देश, एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर, रोम इटली में। संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है ये, ठीक है। और चावल का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान और धान जीन बैंक कहाँ पर है, फिलीपींस में। चावल का जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान, चावल पर नए नए रिसर्च किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रिसर्च। नई नई चावल की किस्म बनाई जाती हैं, कम पानी में पैदा होने वाली। जो हम आपने देखा होगा अभी आजकल एक ऐसी भी धान आ गई है जो सीधी मशीन से बो देते हैं, उसके लिए गड़ा नहीं बनाने पड़ते। वैसे क्या होता है, धान की क्या लगती है, पौध लगती है। क्या लगती है? पौध। पहले पौध लगाई जाती है, फिर गड़ों में पानी भरा जाता है, उनको मचाया जाता है, फिर उनमें पौध रोपण किया जाता है। क्या किया जाता है? रोपण। लेकिन अब जो कुछ नई किस्म ऐसी आ गई हैं, नई किस्म ऐसी आ गई हैं, मैं क्लास में हूँ, यहाँ से फ्री होकर तो खाऊंगा, ठीक है। कुछ हाइब्रिड किस्में आ गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई फसल अकेली चीन में ही पैदा होती है। कहाँ होती है? चीन में। ठंडी जलवायु में होती है, और हमको बोना है वो मध्य प्रदेश में। तो स्वाभाविक सी बात है, मध्य प्रदेश की जलवायु गर्म है, वो यहाँ पर जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आप बोओगे तो पौधा मर जाएगा, या बड़ा भी कर लिया तो वो फल नहीं देगा। तो ऐसी हमने एक चीन की किस्म ले ली, और हमने वह धान ले ली जो भारत में मध्य प्रदेश में पैदा हो रही थी। दोनों का आपस में फर्टिलाइजेशन कराया, तो ये जो नई किस्म पैदा हो गई, एक चीन की फसल से, भारत की फसल से, है ना। अफ्रीकन बाप और यूरोप की महताई, मोड़ा मोड़ी, दोनों को मिक्स हाइब्रिड पैदा हुए वो। वैसी बात है, तो ऐसी फसल पैदा कर ली हमने जिसका उत्पादन भी बढ़ गया, और जो गर्म जलवायु में पैदा भी हो गई। खासतौर पे हाइब्रिड जो है, जिसे हम संकर धान कहते हैं। संकर धान मतलब दो धानों की, दो किस्मों से मिलकर बनी हुई किस्म, संकर। ये संकर है, ये वाला संकर नहीं। ये संकर का मतलब भगवान से वो होता है। ये दंत सा है, ये तालब्य सा है, ठीक है। ये सम ध्वनि भिन्नार्थक शब्द है, आपको हिंदी में याद करवाए थे मैंने, है ना। जैसे मैंने कह दिया अंश, एक अंश ये होता है और एक अंश ये होता है। इस अंश का मतलब इसका क्या होता है, कंधा। इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा। चलो जा भैया। तो ये याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान IRRI और धान जीन बैंक फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी कौन बताएगा? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है? मनीला। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फिलीपींस, उसकी राजधानी का नाम है मनीला, ठीक है। और चीन में बोए जाने वाला सबसे लोकप्रिय चावल है कौन सा? संकर, है ना। चीन के चावल के क्षेत्र में आधे भाग पर यही चावल बोया जाता है। कौन सा? हाइब्रिड चावल, संकर चावल, ठीक है। चावल के बारे में और बात करें, धान की खेती को 5 से 15% तक बढ़ाने के लिए किसान एक जैविक खाद जीवाणु का उपयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है? एजोला
एनावीना। आपने देखा है ना, जैसे कि अब ये तो पता ही है कि चावल कायम बो जाते हैं, गड़ा बनाए जाते हैं, पानी भरा जाता है, उनमें चावल बोए जाते हैं। उनमें आप देखें जहां पर भी पानी भरा रहेगा वहां पर पानी में चोई आ जाती है। क्या जाती है? चोई। देखिए ना, चोई अपनी भाषा में उसे बोलते हैं हम क्या? नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? विज्ञान की भाषा में नील हरित शैवाल। अपने व्यावहारिक भाषा में उसे चोई कहा जाता है। काई भी कह देते हैं कोई लोग, काई भी कह देते हैं, चोई भी कह देते हैं। तो वास्तव में वो है क्या? वो एक प्रकार का जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोषीय जीव है जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है। वो जो चोई है वह जीवन है, जीव है, एक कोशिका से बना हुआ जीव है ना। बैक्टीरिया है, जीवाणु से बोलते हैं बैक्टीरिया, अंग्रेजी में बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु। और बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक ने। किसने करी थी? ल्यूवेन हॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो भाई एक जो बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? एजोला एनाबीना। ये चावल की उत्पादकता को बढ़ा देता है। बढ़ा देता है, पैदावार बढ़ा देता है, चावल की उत्पादकता को बढ़ा देता है। एजोला पानी के ऊपर पनपने वाले छोटे पौधे होते हैं और इन पौधों की पत्तियों पर एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है एनाबीना पाया जाता है, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी मतलब क्या है? नील हरित शैवाल। एल्गी शैवाल को ही कहा जाता है। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहते हैं, है ना। ब्लू ग्रीन, ये एजोला पर पाया जाता है क्या? एनाबीना। एजोला काय का नाम है? जो काई है उस पर पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? एनाबीना। और यह लाभदायक है किसके लिए? चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। नीलत शैवाल को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो फसलों के नाइट्रेट, नाइट्रोजन और बहुत से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, साथ ही जमीन को उर्वरक भी बनाते हैं। क्या करते हैं भाई जो साइनोबैक्टीरिया? वो पौधों के नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। आप लोग ये तो अच्छे तरीके से जानते ही होंगे कि धान, चावल, गेहूं, बाजरा, गन्ना, ज्वार, ये सब एक बीजपत्री पौधे होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री पौधे से मतलब क्या था? इनकी दाल नहीं बनती। क्या नहीं बनती? जिस चना की, मटर की, मसूर की दाल हो जाती ना, इनके बीज में दो पत्र नहीं होते, एक ही पत्र होता है ना। और इन सब का एक कुल होता है, उसका नाम होता है ग्रेमिनी कुल। कौन सा कुल होता है? ग्रेमिनी कुल। जो दालों वाले पौधे होते हैं उनका कुल होता है लेग्युमिनेसी। चना, मटर, मसूर, मूंग इत्यादि का क्या होता है? लेग्युमिनेसी। और आपको मैंने ये बताया था कि ये जो पौधे होते हैं जिन्हें घास कुल के पौधे कहते हैं, ग्रेमनी कुल या घास कुल, चाहे तो घास हो, चावल हो, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, ज्वार हो, बांस हो, गन्ना हो, ये समझ में आ रहे हैं? सारे पौधे एक जैसे ही हैं। अगर दिमाग में तुम्हारे आ रहे हो पौधे तो, है ना, आपके दिमाग में इनकी तस्वीर आ रही होंगी ना। मैं नाम ले रहा हूँ तो मैंने कहा गेहूं, तो गेहूं का तस्वीर आ गई होगी। फिर आप देखो धान, फिर आप देखो बांस, फिर आप देखो गन्ना, है ना, फिर आप देखो ज्वार, बाजरा। सारे पौधे लंबे लंबे होते हैं और कोई मोटाई में अंतर और कोई अंतर नहीं है। पौधों का रूप रंग सब एक जैसा है, तभी तो इन्हें एक परिवार में रखा गया है, एक कुल में रखा गया है। एक कुल में रखने का मतलब इनकी संरचना एक जैसी है। इनके बीज भी एक बीज पत्री होते हैं। और ऐसे पौधों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है। काहे की? दालों वाले पौधों को नहीं होती, क्योंकि उनके उनके दालों वाले पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दालों वाले जड़, जैसे मैंने कहा कुछ कोई चना का पेड़ है, हमने कहा साहब ये कोई चना का पौधा है, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें, इस जड़ों में गांठों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उससे कन्वर्ट कर देते हैं काय में? नाइट्रेट में। काय में कन्वर्ट कर देते हैं? नाइट्रेट में। अब नाइट्रेट ठोस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। ये क्या है? गैस थी। ये क्या है? ठोस है। और ये नाइट्रोजन इस पौधे में चली जाती है, काय से? जड़ों के माध्यम से। और ये नाइट्रोजन जरूरी है काय के लिए? पौधे की वृद्धि के लिए। काय के लिए? पौधे की वृद्धि के लिए। अब ये दालों वाले पौधों ने तो आवश्यकता पूरी कर ली, पर जो बिना दालों वाले पौधे हैं, जो एक ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं, वो अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी कैसे करेंगे? क्योंकि वृद्धि तो उन्हें भी करना है, वृद्धि मतलब बड़े तो वो भी होंगे। तो हम उन्हें बाहर से यूरिया देते हैं। क्या देते हैं? यूरिया। यूरिया एक खाद आता है, यूरिया एक उर्वरक है ना, कृत्रिम उर्वरक है यूरिया, जिसको हम बनाते हैं। हम क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके उसे ठोस अवस्था में ले आते हैं। शक्कर जैसा होता है यूरिया, आपने देखा होगा। और यूरिया में आप जानते हैं 47% क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है?
यूरिया में 47% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट, 47%। ये आपसे 50 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइंस मिक्स्ड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे साइंस की पुट थोड़ा सा मिल रहा होगा आपको, क्योंकि हमने बॉटनी में सारी चीजें पढ़ी हुई थी, अगर आपको याद हो तो। और वो यूरिया क्यों जरूरी है पौधे की वृद्धि के लिए, यानी कि आपको गेहूं में ज्यादा यूरिया देना पड़ेगा, आपको धान में ज्यादा यूरिया देना पड़ेगा, गन्ना में, इन फसलों में आपको ज्यादा यूरिया देना पड़ेगा आपको। इसके अपेक्षा आप सोचें कि चना में यूरिया या फिर आप मसूर में यूरिया, इनमें फसलों में यूरिया नहीं देते हम। इनमें अगर तुम ज्यादा यूरिया दे दोगे तो ये गर्रा जाएंगे, बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, उनमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं आएंगे। तो अब जो पूरी कहानी बताने के पीछे का औचित्य यही था कि जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो कौन कर रहा है, एनअबीना कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, फसल में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आई आपको? ये पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि आपको समझा दिया कि नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर क्यों रहा है, आवश्यकता थी क्या, तो वृद्धि के लिए आवश्यकता थी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं भी वही ग्रामीणी कुल का है। आपको पता है धान का बॉटनिकल नाम होता है ओराइजा सटाइवा। क्या होता है, आप लोगों को बचपन से याद होगा, ये नहीं पढ़ा है तो भाई याद कर लेना। ये गेहूं के या गेहूं का, धान का, या सोयाबीन का, चना का, ये कुछ कुछ जो हमारे उपयोग, वैसे तो हर हर जीव का, चाहे तो वो पौधा हो या फिर वो जंतु हो, सबका बॉटनिकल नाम होता है, वैज्ञानिक नाम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम। जैसे हम मनुष्य, तो हमारा भी नाम है क्या, होमोशेपियंस, पता है ना। मनुष्य का नाम क्या होता है, होमोशेपियन। जैसे गाय का नाम होता है वॉश इंडिका, ऐसे गेहूं का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना। चना पढ़ेंगे, चना का साइसर एरिटिनम, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, धान का ओराइजा सटाइवा। ये नाम, अब ये कहो क्या, ये चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़िएगा। आपको ये महत्वपूर्ण, जैसे कुत्ता का, गाय का, भैंस का, भेड़ का, ऊंट का, हाथी का, आम का, जो हमारे उपयोग में ज्यादा आते हैं ना जीव जंतु, चाहे तो पौधे हो या फिर जंतु, उन सबके वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये कोई बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन है। यहाँ ये कह सकते हैं कि पहली बार जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनके नाम थोड़े से अटपटे होते हैं, वैज्ञानिक नाम है। चूंकि रखे किसने, अंग्रेजों ने रखे हैं, तो अंग्रेजी के नाम है ना। अब वो थोड़ी के साहब इंडिया के नाम है कि नाम रख देते रसमलाई, गुलाब जामुन। अब वो तो ये रखेंगे और सटाइबा, है ना, टोटिका मेस्टिबम, ये नाम ही होंगे, क्योंकि वो जैसे उनकी भाषा थी, जिन लोगों ने नाम निर्धारण किए हैं वही तो नाम उनकी भाषा में रखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है क्या, ट्रोटिका मेस्टिबम। और गेहूं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीट कहते हैं। गेहूं एक, सब देखिए, चावल के बाद सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं है। अब गेहूं के बाद, गेहूं उत्पादन दृष्टि से विश्व का दूसरा खाद्यान्न है, काय के बाद, चावल के बाद। गेहूं की जन्मभूमि क्या है, फिलिस्तीन है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, आपके ये नोट्स से बाहर, आपके नोट्स में आपको मटेरियल ये नहीं मिलेगा, बाकी बहुत सारी चीजें इसके एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, है ना। लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट, सारी फसलें पढ़ना बेवकूफ़ी है। नोट्स में तो बहुत मटेरियल दिया है, पर मैं जो बता रहा हूँ कम से कम इन फसलों को तो अच्छे से पढ़ ही लेना। और ये मैं पीपीटी आपके बिल्कुल लिखा हुआ, और पूरा पूरा पूछूंगा मैं आपसे, उसमें रहना। जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसको जरा दिमाग सुन लो, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि फसलों को पढ़ रहे हैं, सारी फसलें पढ़ना संभव नहीं है, है ना। तुम कल पढ़ लोगे, लाओ साहब हम तो त्यों राई पढ़ेंगे, त्यों रबूत है हम तो, है ना। तो ऐसे थोड़ी ना तुम 4 दिन पढ़ लगो कि साहब हम तो बटरी पढ़ेंगे, बटरी पढ़ाओ, बटरी कहाँ से कहते हैं। भाई जो फसलें विश्व में ज्यादा प्रसिद्ध हैं, हम उन फसलों की बात करेंगे, उनसे ही प्रश्न बनने की संभावना है। गेहूं का पौधा शीतोष्ण जलवायु में पैदा होता है, कहाँ पर, शीतोष्ण जलवायु में। और शीतोष्ण जलवायु तो समझते हैं क्या, कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊपर 66.5 आर्कटिक व्रत और 66.5 अंटार्कटिक व्रत, यानी कि इस इलाके में नहीं होता। कौन से इलाके में, उष्ण कटिबंधीय में। और ये जो इलाका हमारा शीतोष्ण इलाका, कौन सा इलाका, शीतोष्ण इलाका, पृथ्वी में है ना। ये हमारी कर्क और ये हमारी मकर, इनके ऊपर पैदा होता है। और आप जानते ही हैं कि अब शीतोष्ण मैंने कह दिया तो आपके दिमाग में सारे शीतोष्ण घास के मैदान आ जाने चाहिए। आ गए कि नहीं आ गए, प्रेरीज, स्टेपीज, है ना, पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स, कैटरबेरी, आए क्या? उनके ही दिमाग में आ रहे होंगे जो उसमें क्लास में बैठे हैं, ये जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं, ये क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है।
इसलिए तो हम कहते हैं क्या, जैसे हमने कहा कि साहब स्टेपीज के मैदान को, यूक्रेन को विश्व की रोटी की डलिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गेहूं पैदा होता है। यूक्रेन, यूरोप, क्या कहते हैं यहाँ पर? स्टेपीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपीज कहते हैं। यहाँ प्रेरीज कहते हैं। कहाँ पर? उत्तर अमेरिका में, है ना, प्रेरीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड में कैटरबेरी कहते हैं। ये मैंने बताए थे, आप लोगों को याद हो तो। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है फिर, है ना। यह पौधा जिसका उपज के लिए कम से कम हमने कहा साहब 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। विश्व में गेहूं उत्पादन का प्रमुख 3 देश कौन से? नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत, और तीसरे नंबर मैंने कहा कम से कम फर्स्ट सेकंड तो याद होना ही चाहिए। तीसरा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट सेकंड तो आपको जो फसलें, जो 10-12 फसलें हैं, ये याद होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड उत्पादक गेहूं फसल के क्षेत्रफल में भारत विश्व में पहले स्थान पर। सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है? भारत में। लेकिन पैदा कहाँ होता है? चीन में। बात वही है कि वायु सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास कम है। हम जमीन तो ज्यादा है पर पानी की उपलब्धता कम है। इसीलिए चावल और गेहूं के मामले में, बोने के मामले में हम नंबर 1 पर उत्पादन के मामले में हम नंबर 2 पर है। क्लियर है? ठीक है। मक्का, गेहूं के बाद बात करते हैं मक्का की। मक्का भी अग्रणी फसलों में से एक है। गेहूं और चावल के बाद विश्व की तीसरा खाद्यान्न कौन सा आता है? मक्का आता है। और मक्का एक अमेरिकन पौधा है। आप ये टिक कर लें, जैसे कि हमने कहा फिलिस्तीन में गेहूं पैदा हुआ, वैसे ही मक्का कहाँ पैदा हुआ? अमेरिका में। मक्का का जन्म स्थान कहाँ है? अमेरिका। आपके इसमें नोट्स में पौधों के जन्म स्थान भी दिए हुए हैं, और मैंने आपको शायद याद करने भी दिए थे। कौन? अब आगे देखोगे बखेर के आगे तो आपको मिलेंगे वहीं पर। मिलेगा क्या? विश्व के मक्के का लगभग 50% उत्पादन अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में होता है। मक्का का जन्म स्थान, सॉरी, इसमें मैक्सिको दिया है। मतलब ज्यादातर पैदा कहाँ होता है? अमेरिका में, लेकिन ये पौधा कहाँ का है? मैक्सिको का है। और 3 सबसे ज्यादा उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील। मिले क्या? पौधों के जन्म स्थान नहीं है, फसलों के जन्म स्थान संबंधित। हाँ, उत्पत्ति स्थान कितने पेज पे दिए हैं? 65 पेज पे दिए हैं, आप देखोगे मिल जाए। दिया है गेहूं वाले में नोट्स में कि गेहूं का कुल उत्पादन का 90% उत्तरी गोलार्ध में और 10% दक्षिण गोलार्ध में पैदा होता है। लिखा है कि नीचे? ये क्यों लिख रहा है? समझ गए ना? क्योंकि जमीन ज्यादा कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिण गोलार्ध में तो क्या है? पानी पानी भरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ना। देखो, ये हमारी भूमध्य रेखा, इसके ऊपर क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या कहलाता है? दक्षिण गोलार्ध। आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पर जमीन है। अब समुद्र में थोड़ी पैदा करेंगे हम। ये क्या है? दक्षिण गोलार्ध में समुद्र ही समुद्र, उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 90% गेहूं की पैदावार होती है और 10% का निकलता है ना। जैसे मैंने बताया था आपको, मैं तो उसके बारे में। ये उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, शीतोष्ण घास के मैदान। यूरोप में स्टेपीज। ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में पंपास। ये बेल्ट्स, साउथ अफ्रीका में बेल्ट्स। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ये न्यूजीलैंड में कैटरबेरी। बता दे मैंने, ये क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। यहाँ पर घास बहुत ज्यादा पैदा होता है। घास से तात्पर्य चावल है या फिर गेहूं है, मक्का है, ये सब। ओके, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद मक्का का मध्य अफ्रीका देशों में मुख्य भोजन रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि भले ही पैदा कहाँ हो रहा है? अमेरिका में, लेकिन मक्का को सबसे ज्यादा खाया कहाँ जाता है? अफ्रीका में। कहाँ खाया जाता है? अफ्रीका। मक्का, ज्वार, बाजरा, इन्हें हम मोटे अनाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये कम उपजाऊ मिट्टी में आसानी से पैदा हो जाते हैं, मोटे अनाज कहते हैं। ठीक है। और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गरीबी है, इसलिए अफ्रीका को हम काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसलिए वहाँ पर इसको भोजन रूप में उपयोग किया जाता है। किसे? मक्का को। ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्या कि गन्ना की। तो गन्ना जो है भैया, गन्ना का मुख्यतः उपयोग मिठास के लिए किया जाता है ना। शुगर कैन। विश्व में कुल
शक्कर का उत्पादन का 60 से 70% काय से शक्कर बनती है? गन्ना से। हालांकि गन्ना की अपेक्षा आप जानते हैं चुकंदर से शक्कर बनाई जाती है। काय से? चुकंदर से। गन्ना से दुनिया में जितनी शक्कर बनती है, चीनी बनती है, उसका 60 से 70% चीनी कहाँ से बनती है? गन्ना से। भारत को गन्ने की जन्मभूमि माना जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, भारत में सबसे पहले गन्ना पैदा हुआ। विश्व में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, भारत और चीन। सबसे नंबर 1 पर ब्राजील, दूसरे नंबर पे भारत। पहले पे ब्राजील, दूसरे पे भारत। गन्ना उत्पादन के मामले में पहले ब्राजील और दूसरे पे भारत। ठीक है। थाईलैंड चीनी उत्पादन का सबसे ज्यादा 82% क्या कर देता है? निर्यात कर देता है। तो ना सबसे ज्यादा चीनी बन जो है गन्ना पैदा कहाँ हो रहा है? ब्राजील में। ठीक है। और मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा चीनी कुल उत्पादन का सबसे ज्यादा बेचने वाला देश कौन सा है? तो वो है थाईलैंड। ऐसे समझो आप, जैसे मान लीजिए उसने 100 किलो चीनी बनाई, किसने? थाईलैंड ने। ठीक है। और उसने जो है उसमें से 82 किलो चीनी को क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो जितनी बनाते हैं उसमें से 82% दूसरे देशों को बेच देते हैं। वो लोग कम उपयोग करते होंगे। वहां हमारी देश थोड़ी है कि आप दिन भर खाई रहे मीठो, लगे हैं चाय बना भी, है ना। तो भाई हमारे इधर क्या होता है कि हम 100 किलो पैदा करेंगे, वहां में से 70 किलो 80 किलो खा लेंगे, 20 किलो ही बेचेंगे। हालांकि हम तो बेचे नहीं पाए, हम तो जितनी बना सब ही खाई जाता शक्कर, है ना। आप जानते हैं क्यूबा एक छोटा सा देश है कैरिबियन कंट्री, से क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा। क्या बोलते हैं? क्यूबा वो गन्ना उत्पादन प्रमुख देश है जिस कारण चीनी प्राप्त की जाती है। इसे विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। किसे? क्यूबा को। वो क्यूबा कहाँ है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में एक देश है। चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। हालांकि आपको अच्छे से कम से कम 2 3 4 5 बार पढ़ा दी चुका हूं मैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, ये आते ही आते हैं। और ये जब आते हैं ना, ये ऐसे सरल से क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो कोई गलत नहीं करता है इन्हें। और मैंने हमेशा से कहा है बच्चों क्या कि भाई सबसे पहला आपका काम होता है सरल सरल चीजों को पढ़ना। आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, तो मैं ये बताऊंगा आपसे कि सरल, अगर आपने जो चीज है जो सबको पता है वो तुम्हें पता है ना, तो कम से कम तुम रेस में हो, है। अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने प्रश्न आया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, और आपको सोचना पड़ रहा है, आपको याद नहीं है, तो आप सबसे 1 नंबर पीछे तो हो ही गए। क्योंकि आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। समझ रहे हैं मेरी बात है? तो अगर आपने ये प्रश्न गलत कर दिया तो आप रेस से ही बाहर हो जाते हो। और बच्चों की एक बड़ी बुरी आदत होती है कि वो सरल को तो छोड़ते हैं, पहले कठिन के पीछे भागते हैं। उन्हें ये लगता है कि अरे ये सर ने तो और एक और नई ट्रिक बताई है, ये सर ने तो एक और नया टाइप बताया है। अरे नए नए टाइप के पीछे पढ़ने से पहले आपका बेस क्लियर है क्या? कि आप जोड़ घटाना गुणा भाग चक्रवर्ती साधारण ब्याज ये सब सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? उसके बाद तुम नए नए सवाल देख रहे हो, है ना, एसएससी और हायर लेवल के सवाल कर रहे हो, वो बेसिक सरल सवाल आपको आ नहीं रहे। मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि चाहे तो जीएस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, पहला काम होना चाहिए बिल्कुल। जब आपको सरल आ जाते हैं ना, तो फिर आप कठिन क्यों पढ़ो? बिल्कुल पढ़ो। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ऐसा ना कि रुक जाओ, रुकना नहीं है, लेकिन पहला काम है सरल पढ़ना। क्योंकि जो सबको पता है, अगर तुमको पता नहीं वो, तो आप रेस से फिर बाहर हो जाते हो। देखो ये बात है कि भाई उन्होंने पूछा कि भाई, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि बताइए अमेरिका के राष्ट्रपति के मौसी को मोड़ा कौन है? तो ये हो सकता है किसी बिरले एक आध आदमी को पता हो, किसी बिरले आदमी को, मुश्किल से एक आध को पता होगा। वो नंबर ले भी आया। तो लेकिन अब तुम यही भूल गए कि मोहन यादव कौन? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये सबने सही किया, वो अमेर, है ना, तुमने ये गलत कर दिया, और तुमने वो सही किया अमेरिका के मौसी के मोड़ा को। तो भाई समझ पा रहे हो? ये चीजें समझो, बिल्कुल बेस क्लियर होना चाहिए। बेस क्लियर हो, भले नंबर कितने आ रहे हैं, देखो फिर कम से कम रेस में बने। फिर हम एक देखो, मैं तो हमेशा सिलेक्शन का मूल मंत्र यही मानता हूँ, पहले बेस क्लियर हो, पहले सरल क्वेश्चन आपको क्लियर हो, फिर आप कठिन की ओर बढ़ो। हमेशा पढ़ाई का जो मूल मंत्र भी होता है वो भी यही होता है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये सूत्र होते हैं जो आपको पता है पहले उसके बारे में, उससे ही आप अज्ञात को समझ सकते हो।
मैं कहूँ कि पृथ्वी गोल है, आप जब गोल नहीं समझ सकते तो आपको मैं फुटबॉल दिखा सकता हूँ कि ये फुटबॉल, बेटा देखो ये इसे गोल कहते हैं। तो ये क्या है, ज्ञात है मेरे सामने, ये प्रत्यक्ष है ना। प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर, अब पृथ्वी परोक्ष है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। या तो फिर आप इतना विराट स्वरूप धारण कर लो, चंद्रमा आप पहुंच जाओ, फिर वहां से देखोगे अच्छा ये पृथ्वी गोल है ना। चंद्रमा पे से जाकर खड़े हो जाओ और देखो वो पृथ्वी घूम रही है, ये गोल पृथ्वी है। ऐसा संभव नहीं है ना। मान लिया मूर्त क्या है, एक सामने फुटबॉल है, ग्लोब है, छोटी गेंद है, ये हम समझ रहे हैं गोल है। हम इनसे तुलना कर लेते हैं। तो ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर। आपको आपको यदि पहले से वर्णमाला आती है तो फिर मैं आपको मात्राएं सिखा सकता हूँ, आपको छोटे छोटे अक्षर बनाना सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको वर्णमाला का ही ज्ञान नहीं है तो फिर हम कैसे सीख पाओगे। इसलिए हमेशा सरल से कठिन की ओर चलो, और जो चीजें आपको आ रही हैं, सबको आ रही हैं, वो तुमको जरूर आना चाहिए, बेसिक चीजें। फिर उसके बाद में एडवांस लेवल पे आप बढ़ पा रहे हो तो धीरे धीरे बढ़ो। ठीक है। तो भाई सबसे नंबर एक पे कौन है, ब्राजील गन्ना उत्पादन। दूसरे नंबर पे कौन है, चीन है। थाईलैंड को हमने कहा साहब चीन उत्पादन 82% उत्पादन को जितना बना तो उसे बेच देता, निर्यात कर देता है। और क्यूबा को चीन का कटोरा कहते हैं। ठीक है। चुकंदर, चुकंदर भी एक मिठास मिठास वाली फसल है। चुकंदर सब लोगों ने आपने देखा होगा। विश्व में चीनी के उत्पादन का लगभग 30 से 40% का ऐसा होता है चुकंदर से। पहले नंबर पे गन्ना, दूसरे नंबर पे क्या है, चुकंदर। चुकंदर की जो चीनी होती है वो रेड कलर की चीनी होती है, लाल कलर की चीनी ना। चुकंदर से होता है, चुकंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ खोजी गई थी, जर्मनी। चुकंदर से चीनी पहले कहाँ बनाई गई थी, जर्मनी। जर्मनी एक यूरोपीय देश है। चुकंदर के 3 प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, रूस, फ्रांस और जर्मनी। तो पहले नंबर पे रूस, दूसरे नंबर पे फ्रांस। यूक्रेन देश में संपूर्ण चीनी चुकंदर से बनाई जाती है। यूक्रेन एक जो देश है, आपको पता है, जिसकी रूस के साथ लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है, कीव। क्या नाम है, कीव। तो यूक्रेन में जो सारी की सारी चीनी काय की बनती है, चुकंदर की बनती है। काय की बनती है, चुकंदर की। और यूक्रेन में ही आप जानते हैं मुख्य रूप से स्टेपीज के क्या है, मैदान है। स्टेपीज क्या है, शीतोष्ण घास भूमियां हैं। कपास की बात करते हैं। कपास जिससे क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। कपास को अंग्रेजी हम कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटन, है ना। कि मेरी शर्ट प्योर कॉटन की है, कहने में बड़ा प्राउड सा फील करोगे आप, हैं। लेकिन जय कह दो कि मेरी शर्ट प्योर कपास की है तो बड़ा बुरा लगेगा। बस हिंदी और अंग्रेजी का अंतर है। मेरी शर्ट प्योर कॉटन की है गई, है ना, तो बड़ा प्राउड से फील। वो बात की कपास, भारत को कपास का जन्मदाता माना जाता है। नहीं, कपास पैदा कहाँ हुई है, भारत में। जब हमारे बाप दादा कॉटन के कपड़े पहनते थे तब यूरोपीय लोग पत्ते लपेटते थे या नंगे घूमते थे, क्योंकि हमारे इधर से ही गया है कपास वगैरह पैदा। कपास के साक्ष्य हमको कहाँ मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। कपास के साक्ष्य हमें, कपास के चावल के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, जौ के साक्ष्य। मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली फसल क्या थी, जौ। जौ का रेशे की लंबाई के अनुसार कपास की कई किस्म है, लेकिन हम इन्हें 2 किस्मों में बांट सकते हैं। छोटे रेशे वाले, रेशे मतलब धागे वाली कपास, और बड़े धागे वाली कपास। जिन कपास में धागे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से छोटी होती है, इस प्रकार की कपास भारत और चीन में उगाई जाती है। और ऐसी कपास जिसके धागे की लंबाई साढ़े, है ना, 3.75 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, विश्व की अधिकांश इसी तरह की कपास उगाई जाती है। इस प्रकार की कपास का उत्पादन नील नदी से लगे देशों में किया जाता है। मिस्र की कपास के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, मिस्र, आओ पता है नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में। और मिस्र को नील नदी का देन भी कहते हैं। मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। मिस्र एक अफ्रीकन कंट्रीज है जिसकी राजधानी का नाम काहिरा है। क्या है, काहिरा। विश्व के 3 प्रमुख कपास उत्पादक देश, तो पहले नंबर पे चीन, दूसरे पे भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पहले पे चीन और भारत। तो भगवान भी सारे काम सोच समझ के करता है। सबसे आबादी चीन में, दूसरे नंबर पे भारत में। हालांकि अभी हम हो गए, लेकिन अभी ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आए। सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, चीन में। सबसे और दूसरे नंबर पे भारत आ जाती है। अब आबादी है तो रोटी भी चाहिए खाने के लिए, खाद्यान्न, गेहूं चावल। पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत। आदमी की बेसिक नीड्स क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मिल गई, कपड़ा कहाँ से बने, कपास से। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत। समझ पा रहे हो बात कुछ। जहाँ आबादी ज्यादा वहाँ रोटी की व्यवस्था कर दी भगवान ने, कपड़ा की व्यवस्था कर दी भगवान ने। ठीक है। तो पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। ठीक है। प्रति हेक्टर कपास उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे आता है। यानी 1 बीघा में सबसे ज्यादा कपास कहाँ पैदा होती है, ऑस्ट्रेलिया।
हमारा मध्य प्रदेश भी आप जानते हैं कपास के मामले में अच्छा खासा स्थान रखता है भारत में, क्योंकि मध्य प्रदेश का पश्चिमी भूभाग काली मिट्टी का क्षेत्र और काली मिट्टी में कपास ज्यादा पैदा होती है। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? कपासी मृदा। क्या बोलते हैं? खासतौर पे खंडवा, है ना, खरगोन, नीमच, बड़वानी, पूरा का पूरा निवाड़ क्षेत्र क्या किस क्षेत्र में कपास पैदा करता है। ठीक है। तंबाकू। तंबाकू तंबाकू की खेती के लिए हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्या है कि बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है। और आप देखोगे तापमान तो इसीलिए तंबाकू खेती इधर बंगाल तरफ या दक्षिण भारत में तरफ ज्यादा होती है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तंबाकू उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख देश कौन से हैं? चीन, भारत और ब्राजील। चीन के बारे में याद रखेंगे, चीन सबसे ज्यादा तंबाकू पैदा करता है और सबसे तंबाकू का उपयोग करता है। सबसे ज्यादा पैदा भी करता है और सबसे ज्यादा उपयोग की भी करता है। जर्दा बनाता है, खा जाता है, बीड़ी सिगरेट बनाता है और पी जाता है। कौन? चीन। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों मामले में कौन नंबर 1 पर? चीन। तो दूसरे पर हम यही हम बैठे हैं। ठीक है। और रोटी खा लेंगे तो फिर जर्दा ना खाओगे बाग। ठीक है। रबर। रबर रबर आप जानते हैं? रबर मतलब ये नहीं तो सोचो मोनियन की चुटिया की रबर सोच रहे हो यार। यार रबर नहीं, ट्रैक्टर के टार बनते हैं बराबर। समझ रहे? रबर। रबर आप जानते हैं? रबर तो होती है कृत्रिम रबर होती है, एक होती है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर जो होती है वो बहुत ज्यादा मुलायम होती है, उसमें फिर हम थोड़ा सा उसे वल्कनीकरण करते हैं, उसमें कुछ ऐसे तत्व मिलाते हैं जिससे कि थोड़ी सी कठोर हो जाए। वो हाथ से टूट जाती है रबड़। रबड़ कैसे बनती है? पेड़ से दूध निकलता है, उस दूध से को जमा करके उससे क्या बनाई जाती है? रबड़ बनाई जाती है। और रबड़ से टायर वगैरह बनते हैं। तुम सोचोगे बस सीधी दूध से जमाया दूध, जैसे आपने देखा हो ना, जैसे पौधों में से बमूरा के पेड़ में से लाख निकलती है, वो निकलती है अपनी क्या बोलते हैं? गोंद। तो ऐसे ही दूध होता है। एक पेड़ों में कट लगाए जाते हैं, उनसे दूध टपकता है और नीचे मटके लटका दिए जाते हैं, और मटकों में दूध टपकता रहता है और उस दूध से क्या बनाई जाती है? रबड़ बनाई जाती है। जैसे अका हुआ दूध देखो तुमने, अंडा हुआ दूध देखो हो ना, तो वो ये रबर। देखिए, रबर बागानी फसल के अंतर्गत आती है। बागानी तुम जानते हो? चाय, कॉफी, रबर, काजू, ये सब क्या है? बाग बनाए जाते हैं। क्या छोटे छोटे क्या बनाए जाते हैं? बाग बनाए जाते हैं। जिसे लैक्टस पेड़ से प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त की जाती है? लैक्टस नाम का जो पेड़ होता है सबसे ज्यादा थाईलैंड, कंबोडिया, खासतौर पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश समझ रहे हो? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये पूरा इधर चले जाओ नीचे तक, इंडोनेशिया, ये सब क्या कहलाते हैं? समझते हो ना? दक्षिण पूर्व एशियाई देश। भारत के जब गलत है, भारत के इधर जब गलत, ये कहलाते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देश कहलाते हैं। नहीं, कुछ लोग तो वही बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के नाम। ऐसा नहीं भाई, थोड़ा सा मैप का दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। वो मैं हर बार बता चुका हूँ, मैं हर बार बताता हूँ। देखिए, से प्राप्त यानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लैक्टस नाम के पेड़ से प्राप्त किया जाता है रबर। ठीक है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कायम होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया होता है। रबर उत्पादन करने वाले 3 देश कौन से हैं? थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। अमेरिका रबर का सबसे प्रमुख आयातक देश है। सबसे ज्यादा रबर कौन खरीदता है? अमेरिका। आयातक मतलब खरीदने वाला, निर्यातक माने बेचने वाला। सबसे ज्यादा रबर की खेती कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया में। कहाँ की जाती है? इंडोनेशिया। रबर की खेती का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका में अमेजन घाटी को माना जाता है। यानी सबसे पहले रबर खेती कहाँ की गई थी? दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी घाटी, अमेजन नदी के घाटी में की गई थी। ठीक है। तो भाई सबसे नंबर 1 पे थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। थाईलैंड और इंडोनेशिया आप याद कर लेना, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। और रबर का पौधा होता है क्या? लैक्टस। रबर कच्ची जब होती है ना तो वो टूट जाती है। रबर को ठोस करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कहते हैं वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं? ये आप लिख लेना, वल्कनीकरण। क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण। ठीक है। रबर को रबर को ठोस करने के लिए, रबर को मजबूत बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है क्या होती है? वल्कनीकरण। हालांकि ये मैंने आपको साइंस में पढ़ाए थे, अगर आप लोग को याद हो तो। वल्कनीकरण। अब अगली फसल कौन सी आती है हमारी? कहवा। कहवा। कहवा क्या है वास्तव में भाई? ये पेय पदार्थ है। क्या है? पेय। कॉफी होती है कहवा के बीजों से ही बनती है, कॉफी। कहवा अफ्रीका के इथोपिया को कॉफी का जन्मदाता माना जाता है। अफ्रीका में एक देश, इसका नाम क्या है? इथोपिया। उसे क्या कहते हैं हम? कॉफी का जन्मदाता। क्या कहते हैं? कॉफी का जन्मदाता। अफ्रीका में कौन सा देश है? इथोपिया। उसे कॉफी का जन्मदाता कहा जाता है। कॉफी
की 3 प्रमुख किस्में होती हैं, लाइबेरिया, अरेबिका और रोबस्टा। लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा। लाइबेरिया, अरेबिका, रोबस्टा क्या है? कॉफी की 3 किस्में हैं। ये सबसे उत्तम कौन सी मानी जाती है? अरेबिका। कौन सी मानी जाती है? अरेबिका, सबसे उच्च क्वालिटी की। रोबस्टा भारत और अफ्रीका में इसे सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। कौन सी को? रोबस्टा को। रोबस्टा नाम की जो कॉफी है वो भारत में आप देखेंगे तो खास तौर पे कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में कॉफी बहुत ज़्यादा पर कॉफी बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। आपको पता है जो गर्मियों में पानी बरसता है उसे हम कर्नाटक राज्य में कॉफी ब्लाज्म या चेरी ब्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। हम पढ़ेंगे भारत में सर्दियों में उत्तर भारत में पानी बरसता, उसे मावठा कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठा। गर्मियों में बरसने वाले पानी, अपने तो गर्मियों में जो पानी बरसा उसका कहते हैं अपन दोंगरी। सुना है? अब जो अपने जून में नहीं, प्री, जैसे मैं कह सकता हूँ प्री मानसून। मानसून तो कब आता है? जो जून से आता है। लेकिन मानसून से पहले मार्च अप्रैल में जो बहुत जोर से हवा चलते हैं, अंध चलता है, सबके खपरा मपरा और 3 महीने उड़ जाते हैं। बट हम जो बहुत जोर से पानी बरसता है उसका कहते हैं अपन दोंगरे कहते हैं। वो प्री मानसून है। क्या है? प्री मान। और वही मानसून आप पहुंच जाएगा कहाँ पर? बंगाल में। वही वर्षा कहाँ होगी? बंगाल में होगी। तो वहां उस समय धान की फसल आ रही होती है, इसलिए उसे कहते हैं काल बैसाखी। और वही थोड़ी और आगे पहुंच जाए असम में तो उसे बोलते हैं नॉर्वेस्टर। क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। और वही अगर इधर चल रही हो कहाँ पे? केरल में, नीचे केरल में, तो वहां उस समय आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए उसे बोलते हैं आम्र वर्षा। और यदि वही उधर उधर कर्नाटक में ऊपर बरसे यही वाला पानी, गर्मियों वाला पानी, तो उसे बोलते हैं क्या? कॉफी ब्लाज्म या चेरी ब्लाज्म, यानी कॉफी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। कॉफी ब्लाज्म, चेरी ब्लाज्म। बात समझ पा रहे हो कुछ मेरी? आप लोगों को याद है आपने बचपन में कहीं देखा हो तो गर्मियों में जैसे दोंगरे परे और खजूरा पके। खजूरा खाएं? खजूर से खजूरा एक पानी बरसो ऊपर अपन भगतते बर्रे में। बर्रो जान तो क्या कहते हैं? जहाँ बहुत सारे खजूर के पेड़ होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बर्रो बोलते हैं। हम छोटे छोटे थे तो हम बर्रे में खजूरा भी नहीं जाते। एक पानी बरसो खजूरा पके। तो पता, बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो आदमी अगर बहुत ज्यादा अंग्रेज ना बने ना और ने रफ एंड टफ रहे ना तो बाकी चीजें वैसी बाकी चीजें मौजूद हो जाता है। ऐसे पता है कि क्वेश्चन आओ जेल प्रेरी में कि मुहूर्ते काय से कहते हैं? मुहूर्ते क्या है? तो जो ज्यादा जो अंग्रेज बनते हैं जिन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति कहते हैं पते नहीं है, मैंने कहा है मुहूर्ते का है। अब मुहूर्ते का हो तुम जानते हो? आया हुआ क्वेश्चन है। शादी में जो बाहर रखे जाते हैं भुआ रख के आते हैं, बे गोबर मोबर में लगाए आते हैं, दार मार लगाए आते हैं, भुआ जाते हैं ना आटो मांगला सभी घर से, तांतिया टाइप के होते हैं, द्वारे बंद हैं ब्याह के बाद। पता है? चलो ठीक है, ओके। ए, शांत हो जाओ। कॉफी का सबसे उत्पादन करने वाले 3 देश कौन से हैं? ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया। ए, चुप। दरवाजे में मोहरते में ख्याल नहीं कहा है। ब्राजील, फिर दूसरे नंबर पे वियतनाम। यूएस यानी कि हमारा अमेरिका के हवाई शहर में उत्पन्न होने वाली कॉफी को कोना कॉफी कहते हैं। कोना कॉफी कहाँ पैदा होती है? अमेरिका के हवाई शहर। ब्राजील में जहाँ बहुत अधिक कॉफी होती है उसे उसे क्या बोलते हैं? कॉफी के पौधों क्या बोलते हैं? फजेंटा। कॉफी के बागों को क्या कहते हैं? याद आया? मैंने पढ़ाया था। दक्षिण अमेरिका में कॉफी के बागों को क्या कहते हैं? फजेंटा कहते हैं। कॉफी के जो बागान होते हैं क्या बोलते हैं? फजेंटा। साथ में श्रीलंका में, हमने कहा श्रीलंका में कॉफी की खेती पर्णकिट रोग से बंद कर दी गई है। श्रीलंका में पहले कॉफी बोते थे लेकिन वहां पर एक एक रोग लगने लगा जिसका नाम क्या है? पर्णकिट। पर्ण मान होता है पत्ता, पत्ता में लग गया कीड़ा, सो पत्ता पूरा पत्ता खा जाता। सोयाबीन के पत्ता में लगता है इल्ली, देखिए पूरे पत्ता ये खा जाते हैं। देखी कि नहीं देखी? तो ये एक कभी प्रश्न बन जाए कि श्रीलंका में कॉफी की खेती को क्यों बंद किया गया, तो उसके कारण क्या था? पर्णकिट रोग। कौन सा रोग? पर्णकिट बीमारी थी, जो पत्तों को खा जाने वाले कीड़े होते। पर्णकिट, पर्ण माने पत्ता होता है, ठीक है। चाय, तो चाय चीन, नाम सही में आ रहा। चाय का जन्मस्थान कौन सा है? चीन, है ना। ये चाय अपने आप में नाम ही लग रहा है। जहां पर भी नाक का ज्यादा उपयोग जिन शब्दों में समझ लेना वो काय के शब्द है? चीन के शब्द हैं। चेंग चोंग चाय फिंग चुंग चांग चिंग चिंग।
चाय, चीन, चीन को चाय का जन्मदाता माना जाता है, इसे बागानी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। एफएओ के अनुसार, एफएओ के अनुसार सबसे ज्यादा तीन, नंबर 1 में चीन, नंबर 2 में भारत। सुनो, हम लोग जो चाय पी रहे हैं ना, हम लोग कभी चाय नहीं पीते थे। आजकल तो कोई घर पहुंच जाओ चाय की ना पूछे तो आदमी बुरी लग जाता है ना। नहीं, पहले क्या होता था कि चाय हमारा पेय पदार्थ नहीं है। अंग्रेजों के आगमन के बाद हमने चाय पीना शुरू किया है। आपको मैं बताता हूँ, अंग्रेजों से पहले भारत में कभी कोई चाय का प्रचलन नहीं था। अंग्रेज लोगों का आदत रहती है, वो सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है उनमें वो ब्रेड लेते हैं, ब्रेड, वो ब्रेड पे लगाते हैं क्या, मक्खन। वो मक्खन लगा के उसका ब्रेकफास्ट करते हैं वो लोग, और उसकी चिकनाई को नष्ट करने के लिए ऊपर से 1 कप चाय पीते थे। ये उनकी हैबिट थी। अब चूंकि अपन लोग उनकी अर्दली में रहते थे, सेवा में, हाथ पांव दाबे, झाड़ू पोंछा करवे, तो अपने एक आध दो आदमी देखे आए होंगे, होता है भी तो कुछ चाय पीते हैं, पत्ता मत्ता से मैंने चाय बनाना शुरू कर दी। चाय फैट को नष्ट कर देती है। आप लोग देखेंगे, आप 1 लीटर दूध लो, 1 लीटर दूध को तुम उबालो या रखो तो उसमें से आप अगले दिन वो दही बन जाएगा, और दही बन के जो है आप उसमें से मक्खन और घी निकाल पाओगे। लेकिन एक काम करना, 1 लीटर दूध में 2 चम्मच चाय की पत्ती डाल देना, और उसको उबाल के फिर उसको जमा लेना। उसमें से आप 1 बूंद भी घी निकाल के नहीं निकाल पाओगे। सारा घी, सारी चिकनाई को एब्जॉर्ब कर जाता है क्या, चाय। हालांकि हम चाय गलत तरीके से पीते हैं। अंग्रेजों अंग्रेजों को चाय पीने का तरीका लगा है। वो चाय कैसे पीते थे, वो चाय में दूध नहीं डालते थे। सबसे ज्यादा नुकसानदायक तो ये पेट में गैस मैस बनती है, उसका कारण क्या है, दूध डालना। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है कि अपन अपन लोग, चाय का मतलब यही है कि चाय, शक्कर, दूध। वो चाय में शक्कर डाल के या उसमें नींबू डाल के, सिर्फ चाय की पत्ती को गर्म करके केवल चाय, है ना, वो पीते थे। अपन लोग तो काय गिलान पी रहे हैं, पेट भरे हुए चाय पी रहे हैं, नेक नेक से मोड़ा मोड़ा ने बड़ बड़ गिलास भर चाय पिया रहे हैं। उनके बड्डे बड्डे पेट हो रहा है उनके। ध्यान दीजिए, अब गांव में कहाँ को बॉर्नवीटा था रहा है, नेक नेक से मोड़ा तुम देखे कब प्या रहे हैं, दूध में चाय मिला के प्या रहे हैं। चाय का सबसे बड़ा निर्याता देश कौन सा है, केन्या। चाय में, ये टिक करिएगा वेरी, चाय में थीनाइन, कैफीन और टैनिन तत्वों की उपस्थिति होती है। इनसे हमें क्या जाता है, हल्का सा लगता है, वो लगता है चाय पीने के बाद हाँ थोड़ी सी चार्ज से हो गए, लगता है भैया। अच्छा, बहुत देर थके से बहुत बढ़िया 1 गिलास पानी अच्छी चाय मिल जाए बैठ के, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपन यार, वो तो चाय की आदत है। और क्या है, तंबाकू खाने के बाद आदमी को थोड़ा रिलैक्स सा फील हो जाता है, क्यों, उसमें भी निकोटीन पाया जाता है। ये तत्व ऐसे हैं जो आपके मस्तिष्क तंत्रिकाओं को झकझोर देते हैं, आपको हल्का सा नशा दे देते हैं। जरूर है कि नशा शराब पी के ही आए या भांग खा के ही आए, ये चाय कॉफी, ये भी तो ये क्या है, नशे हैं। इनमें भी ये पाए जाते हैं थायरीन, कैफीन, टैनिन। कैफीन कॉफी में ही पाया जाता है। ग्रीन टी के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन आता है, ब्राजील। और जो गर्रा जाते हैं फिर ग्रीन टी पीते हैं, जो गर्रा जाते हैं फिर ग्रीन टी पीते हैं। कहा ग्रीन टी से फैट कम होता है, नहीं पिया ग्रीन टी स्लिम बनने के लिए। कोकोआ, ये नाम, कोको नाम के पेड़ के फल से प्राप्त बीज को क्या बोलते हैं, कोकोआ बोलते हैं। कोकोआ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले तो 3 देश कौन से हैं, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट का है, अफ्रीका में, पता है, मैंने पढ़ाया था आपको, आइवरी कोस्ट, कोकोआ, घाना और इंडोनेशिया। जूट, जूट से क्या बनते हैं, बोरा देखिए, बोरा, बोरा सूत्री, सब कहाँ से बनते हैं, जूट से। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा। सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, पश्चिम बंगाल में, मध्य और बांग्लादेश में, है ना। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं, सुनहरा सुनहरा रेशा, खरीफ की फसल है जूट। जूट एक रेशेदार फसल होती है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड में के। विश्व के 3 सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं, सबसे ज्यादा भारत में, अभी पहले कभी 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 नंबर 1 बांग्लादेश होता है, कभी नंबर 1 पे भारत होता है। सुनो, ये बदलते बदलते रहते हैं, ध्यान सुन लेना, कभी बांग्लादेश कभी भारत। अभी भारत है, 50% सबसे उत्पन्न कहाँ हो रहा है, भारत में। जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ढाका में। भारत में सबसे ज्यादा काय की फसल है, खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल। इससे क्या बनते हैं, रेसे। आप लोगों में शायद किसी ने देखा, हमारे हमारे इधर पहले वो बोते अपन सन, कब बोते सन, किसने देखा सन, सन देखा है सन, अखिल मैडम तुम्हें नहीं देखो। सन होता है बड़ा 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 सा घास होता था टाइप का, वो सन को काट के उसको सुखा के उसे थोड़ा सा गला कर उससे निकालते धागा, क्या निकालते थे, धागा। और बांस से फिर चौमासे में बब्बा बैठ जाते दलानन में, और बांस चलाते का ढेरा, ढेरा चला रहे हैं, सूत्री, ढेरा देखो ढेरा, उसे सूत्री बनती थी ढेरा से।
अरे बांस नहीं, आराम कर, बांस को कह रहा हूँ, बांस। कांच से अलग होता है, कांच से भी बनती है रस्सियां। रस्सी तो बांस से ही बनते हैं, कांच से। मैं बताऊं, अरे बांस है अपने खजूर के वो होते हैं, क्या कहते हैं मन से, खोटा खोटा, उन्हें कूट के भी बनती है रस्सी कसने। ये रस्सियों की क्वालिटी अलग होती है, और जो ढेरा से बनती थी सन की रस्सी, वो बहुत ही नरम रस्सी होती थी, सूतली बनती थी उससे। तो वैसे ही ये रेशेदार फसल है। क्या है? रेशेदार फसल। कौन सी जूट? विश्व का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में। अब गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र कहाँ पे आएगा? बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल, भारत। ध्यान दीजिए, जूट उत्पादन देशों में अधिक प्रति हेक्टेयर जूट का उत्पादन कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है ना। मसाले के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? भारत। नंबर 2 पे कौन है? बांग्लादेश। मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी, सब ये मसाले होते हैं। और भी अन्य फसलों में देखें तो ज्वार के मामले में नंबर 1 पे नाइजीरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे भारत। मूंगफली के नंबर 1 पे चीन। दलहन, दाल, सभी दालों के मामले में, क्योंकि भगवान ने कहा है कि दाल रोटी खाओ प्रभु गुण गाओ, तो चावल गेहूं निकल रहे हैं हमारे इधर, और सबसे ज्यादा दालें कहाँ निकलती हैं? चीन के लोग दाल नहीं खाते हैं, वो तो चाउमीन खाते हैं। क्या खाते हैं? तो उनके उनके लिए केवल चावल और गेहूं। हमारे लिए चावल गेहूं के साथ साथ में दाल, क्योंकि हम लोग हम क्या खाते हैं? दाल रोटी खाते हैं और प्रभु गुण गाते हैं। सोयाबीन, अब सब्जी में छौंकात लगाएंगे, तेल चाहिए तो तेल का है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना। तेल के मामले में कौन सबसे ज्यादा? सोयाबीन कहाँ पैदा होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और प्रमुख आलू, आलू, प्याज, टमाटर के मामले में नंबर 1 पे चीन। आलू, प्याज, टमाटर नंबर 1 पे चीन, नंबर 2 पे भारत। देखो, आलू प्याज टमाटर के बिना काम चलता है क्या यार? चावल हो चाहे रोटी हो, तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा जनता चीन में ही, तो नंबर 1 पे बे, वो नंबर 2 जनता अपन पे, तो नंबर, तो आलू प्याज टमाटर। दूध के मामले में भी सबसे ज्यादा ढोर कहाँ है? भारत में। सबसे ज्यादा ढोर ढोर कहाँ है? गंजा भैंस है भारत में। ठीक है। फलों के मामले में बात करें तो फलों के मामले में देखो, केला, अनार, आम, पपीता, आंवला भारत में। ठीक है। और सेब, अंगूर, लीची, नाशपाती, नींबू चीन में। और इंडोनेशिया में नारियल। संतरा, अमरूद कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है। भारत फलों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो टोटल फलों के मामले में हम चीन चीन के बाद में सेकंड नंबर। अब ये आप पढ़ोगे हॉर्टिकल्चर, यानी बागवानी। क्या होती है? बागवानी, पेड़ पौधों को लगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। बागवानी बोला जाता है इसके अंतर्गत फल, सब्जी, पेड़, फूल आते हैं। फल फल सब्जी, पेड़, फूल लगाना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। बागवानी में अन्य खेती में, ये देखिए, मानव को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जैसे मैंने कहा, अगर फलों की खेती करें तो क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। सब्जियों की खेती क्या बोलते हैं? ऑलेरिकल्चर। फूलों की खेती क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। और विटीकल्चर खेती अंगूर की, ये आपके नोट्स में दिए हैं, देख लो। विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, अरे वहीं पे दिए हैं, भूल दे। ऐसे पेज पलटते रहते हो तुम लोग यार, तुम लोगों के अपने नोट्स पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं। देखो, उसे बताना पड़ रहा है, वो ढूंढेगी पूरे, जहां पढ़ रहे हैं हम वहीं पे हैं सब चीजें, 59 पेज पे। विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। विटीकल्चर क्या होती है? अंगूरों की खेती। पिसिकल्चर क्या होती है? मछलियों की सेरिकल्चर क्या होती है? रेशम उत्पादन। हॉर्टिकल्चर क्या होती है? फलों की खेती। एपीकल्चर क्या होती है? शायद हेतु मधुमक्खी पालना। सिल्वीकल्चर, वानिकी। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती। आर्वेरिकल्चर, वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। मैरीकल्चर, समुद्री जीवों का उत्पादन। ओलेरिकल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों का उत्पादन। और ऑल्वेरिकल्चर, जैतून की कृषि। एरोपोनिक्स, हवा में पौधों को उगाना। बर्मीकल्चर, केंचुओं को पालना। और मोरिकल्चर, मोरिकल्चर क्या है? रेशम कीट हेतु शहतूत को उगाना। आप जानते हैं रेशम कीड़े काय पैदा होते हैं? शहतूत के पत्तों को खाते हैं। काय के कीड़े? रेशम। रेशम को अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्क। और सिल्क रूट भारत और चीन के बीच में है, जिसकी स्थापना कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कनिष्क ने। हम इतिहास में पहुंच गए बहुत पहले, कनिष्क। ठीक है। शहतूत, रेशम, रेशमी रुमाल वाले लो। ये क्या है? पौधे, वनस्पतियों के नाम। जल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफाइट। ये आपके पेज नंबर बहुत आगे दिए हैं, आगे दिए हैं, बहुत आगे देख लो, लास्ट में विविध में वहीं सही। हाइग्रोफाइट, ये देखो पेज नंबर, बोल पेज नंबर 77, पेज नंबर देखो। हाइड्रोफाइट, हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट। जल में उगने वाले पौधे जैसे क्या है? कमल वगैरह, क्या बोलते हैं उन्हें? हाइग्रोफाइट। और
हाइग्रोफाइट किसे बोलते हैं? दलदली क्षेत्र में उगने वाले पैदा, आर्द्रता नमी वाले इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा दलदल है। और जीरोफाइट किसे बोलते हैं? ऐसी जो यहाँ पर क्या है, मरुस्थल, ये अपनी नागफनी वगैरह, ठीक है। 77 पे नंबर पर दिए, ठीक है। ठंडे क्षेत्र वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट। और नमकीन मिट्टी में उगने क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। और लिथोफाइट किसे बोलते हैं? जहां पर चट्टानों पर, पत्थरों पर उगते हैं पौधे, क्या उगते हैं? पत्थरों पर, ठीक है। अब ये दिया देखो आपके नोट्स में दिया, ट्रायोफाइट, हाइड्रोफाइट, ये सब मैं कल पूछूंगा, टिक कर लेना जो मैंने बता दिया। ये सारी कृषियां, सारे पौधे और सारे फसलों में नंबर 1 पे कौन है? ये कल का आपका होमवर्क है, अच्छे से सुनो। मैंने पढ़ा दिया का मतलब क्या है कि अब मैं चाहता तुम समूह 500 रखवाल है। जकवाला के ट्रोपोफाइट किसे बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास वाले पौधे, भारत में तेंदुआ आदि, यानी गर्म स्थान में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रोपोफाइट। हाइड्रोफाइट माने पानी में उगने वाले पौधे। चाहे तुम उसे 500 बिरकवाल है चाहे 1 बिरकवाल है, जो तुम्हें याद होने चाहिए ये पूरे 10 हैंगे, ये ज्यादा नहीं है, 10 जी हैंगे। इसके अलावा आप ये आपको याद करना है, ये ओल्बरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। दो दो चीजें। वो 30 चीज क्या है कि सारे फल फूल सब्जियां, ये इनके मामले में, चाय माय के मामले में नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन है, यार इनके एक्स्ट्रा फैक्ट समझ में आ गए। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा पशुपालन के बारे में। हमारी कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, इसका बाद पढ़ेंगे क्या? खनिज के बारे में। और सोमवार से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? इंडियन ज्योग्राफी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? भारत का भूगोल। जो बच्चे नए हैं ना, एकदम नए हैं, तो वो सब चीजें पढ़ते रहो, साथ में ही सोमवार से आपके लिए नया सब्जेक्ट मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी। और ये चीज अभी बहुत महत्वपूर्ण चल रही है, तो 2-3 दिनों में, 2-3 दिनों में मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें कराने वाला हूँ। ये इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन गिरते हैं एग्जाम में, समझ आ गए। चलो तो मिलते हैं कल पर अपन, ठीक है।